तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंश्योरेंस अवेयरनेस क्विज का पहला सवाल। हमारा आज का पहला सवाल है, अ डैश एजेंट कैन एक्ट बोथ एज एन इंश्योरेंस एजेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस मतलब केवल लाइफ के लिए इंश्योरेंस मिलता है वो, और लाइफ को छोड़ के बाकी सारा इंश्योरेंस आता है जनरल इंश्योरेंस में, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, एट्सेट्रा, मिसलेनियस इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, वो सारे इंश्योरेंस इसमें ही आते हैं। लाइफ को छोड़ के सारे इंश्योरेंस, हेल्थ भी जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस में जाता है। सो कौन सा एजेंट ये दोनों काम कर सकता है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी बेच सकता है और जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी भी बेच सकता है? क्या वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस है, क्या वो कॉर्पोरेट कर सकता है, क्या वो कंपोजिट इंश्योरेंस कर सकता है, क्या वो कंपोजिट कॉर्पोरेट कर सकता है, या फिर वो ब्रोकर कर सकता है? देखो, दोनों काम करना है मतलब कंपोजिट वर्ड आपको डायरेक्ट लीड करेगा। सो इसका आंसर, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कंपोजिट इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRDA इज, IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो IRDA का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है दिए गए ऑप्शन में से? प्रोटेक्ट इंश्योरर्स इंटरेस्ट, इंश्योरर्स, प्रोटेक्ट इंटरमीडियरी इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। ठीक है, IRDA क्या करता है? रेगुलेट करते हैं बिजनेस को। रेगुलेशन क्यों चाहिए? ताकि कस्टमर को एक अच्छा प्रोटेक्शन मिल सके और कस्टमर को एक ट्रस्ट आ सके। फिर ऐसा तो कोई भी कंपनी बना लेगा। सो इंश्योरर के मतलब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होगा, ये होगा प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। सो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। हमारा अगला सवाल है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वाज एनेक्टेड इन, ESIC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ESIA, सॉरी, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वाज एनेक्टेड इन, क्या वो 1865 में था, या वो 1899 में, 1925 में, 1948 में और 1975 में? सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 1948। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और हमारा अगला सवाल है, IBNR स्टैंड्स फॉर। IBNR का फुल फॉर्म हमने प्रीवियसली कोई किसी क्विज में डिस्कस किया ही होगा। अगर आप क्विज टू क्विज देखते आ रहे हो, पिछले सारे एपिसोड देखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपने देखे हैं तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, इनकर्ड बट नॉट रिव्यूड, इनकर्ड बिफोर हैंड नॉट रिव्यूड, इनकम बिफोर नेट रिजल्ट, इन्वेस्टमेंट बिफोर नेट रिजल्ट। ये दरअसल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, बट ये ध्यान रखना R स्टैंड फॉर रिपोर्टेड। सो इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। नेक्स्ट है हमारा सवाल, रेप्यूडिएशन ऑफ अ पॉलिसी ऑन अकाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ अ मटेरियल फैक्ट एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड विल डैश। रेप्यूडिएशन ऑफ अ पॉलिसी, पॉलिसी को खारिज कर देना, ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, कि आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है या फिर कोई इंफॉर्मेशन जानबूझ के छुपाई है, मटेरियल फैक्ट जो बताना था आपको, एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड विल डैश इम्पोज अ फाइन ऑन द पॉलिसी होल्डर। क्या वो पॉलिसी होल्डर पे फाइन लगाएगा? इम्पोज अ फाइन ऑन द पॉलिसी होल्डर एंड ऑल्सो द एजेंट इंटरमीडियरी, क्या ये करेगा? एंटाइटल द पॉलिसी होल्डर फॉर रिफंड, नॉट एंटाइटल द पॉलिसी होल्डर फॉर रिफंड, नन ऑफ द अबव। देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन करे, सप्रेशन करे, आप उसको जब आइडेंटिफाई करो तब गलती साबित होती है, ठीक है, और उसके लिए कोई फाइन नहीं लगता, आपको क्लेम ना देना ही आपका इनडायरेक्टली फाइन हो जाता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। तीसरा क्या है? एंटाइटल द पॉलिसी होल्डर फॉर रिफंड। जी हाँ, बिल्कुल, पॉलिसी होल्डर का जितना मतलब टाइम बचा होगा उस ड्यूरेशन का आपको प्रीमियम रिफंड किया जाएगा आफ्टर द डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, सो एंटाइटल द पॉलिसी होल्डर फॉर रिफंड, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, एज पर द IRDA का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, द एजेंट शुड गैदर all information from the prospect and analyze
हिज रिक्वायरमेंट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड, प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंड अकॉर्डिंगली रिकमेंड द प्रोडक्ट बेस्ट सूटेड फॉर क्लाइंट। एज पर द IRDA गाइडलाइंस के अनुसार एजेंट क्या कर सकता है, सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है प्रोस्पेक्ट के पास से और उसको एनालाइज कर सकता है, उससे एनालाइज कर सकता है उसकी रिक्वायरमेंट, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंड उसकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग उसको बेस्ट सूटेड प्रोडक्ट दिया जाता है या उसको सजेस्ट किया जाता है। सो बेसिकली ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या उसको डेटा गैदरिंग बोलते हैं, क्या उसको फैक्ट फाइंडिंग बोलते हैं, क्या उसको इन्फॉर्मेशन फाइंडिंग बोलते हैं, क्या उसको फॉर्म कंप्लीशन बोलते हैं, ये तो नहीं होगा। डेटा एनालिसिस होंगे, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डेटा गैदरिंग भी नहीं, इन्फॉर्मेशन फाइंडिंग भी नहीं, फैक्ट फाइंडिंग बोला जाएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 फैक्ट फाइंडिंग। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है द फुल फॉर्म ऑफ KYC इज, KYC का फुल फॉर्म क्या है। KYC का फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए। क्या वो नो योर क्लाइंट है, नहीं। क्या नो योर कस्टमर है, बिल्कुल हाँ। तो बाकी सारे ऑप्शन तो गलत ही होंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा नो योर कस्टमर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है IAT स्टैंड फॉर, IAT का फुल फॉर्म क्या है। क्या वो इंटेलिजेंट एजेंट टेक्नोलॉजी है, क्या वो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टीम है, इंडियन एक्चुअरीज ट्रिब्यूनल है, इंश्योरेंस अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इंटरनल एंड अप्लाइड टैक्सेस है। सो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा वाला भी गलत है, चौथा वाला सही है, इंश्योरेंस अपीलेट ट्रिब्यूनल इसको बोला जाएगा IAT का फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखना फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। हमारा अगला सवाल है विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अनुसार सिंगल प्रीमियम जो पॉलिसीज होती हैं उसका शुड नॉट एक्सीड हाउ मेनी परसेंटेज, विच परसेंटेज ऑफ द सम इंश्योर्ड। मतलब सिंगल प्रीमियम पॉलिसी अपने सम इंश्योर्ड का कितना प्रतिशत से ज़्यादा नहीं एक्सीड कर सकती। क्या वो 25% होगा, 20% होगा, 30% होगा, 35% होगा या फिर 50% होगा। सो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 20%। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो IRDA ने इश्यू किया था नया टैक्स रूल 2012 में फॉर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए, अकॉर्डिंग टू विच द क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ टैक्स बेनिफिट इज दैट द प्रीमियम शैल नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द सम अश्योर्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है एज फॉर डैश द असाइनमेंट ट्रांसफर इज नॉट ऑपरेटिव। किसके लिए असाइनमेंट और ट्रांसफर ऑपरेटिव नहीं है। क्या एजेंट्स के लिए, क्या ब्रोकर्स के लिए, क्या इंश्योरर्स के लिए, नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए या ट्रांसफरर के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इंश्योरर्स के लिए असाइनमेंट ट्रांसफर ऑपरेटिव नहीं है क्योंकि बाकी लोग ट्रांसफर करेंगे। सो ट्रांसफर और असाइनमेंट शैल बी कंप्लीट अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच एंडोर्समेंट बट except where the transfer or assignment is in favor of the insured shall not operate as against insurer or shall not confer upon the transfer or assignee। ठीक है, तो बेसिकली इंश्योरर इसको नहीं ऑपरेटिव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स इन एडवर्टाइजमेंट कैन ओनली कंटेन। पास्ट परफॉर्मेंस जो ULIPs का दिखाया जाएगा एडवर्टाइजमेंट में वो क्या कंटेंट करेगा सिर्फ। क्या वो रिजल्ट कंटेंट करेगा इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्टेड फिगर्स का, क्या वो रिजल्ट कंटेंट करेगा फंड्स एंड सपोर्टिंग फिगर्स का, क्या वो रिजल्ट कंटेंट करेगा यूनिट एंड इंटरेस्ट रेट का, क्या वो रिजल्ट कंटेंट करेगा इन्वेस्टमेंट एंड प्रीमियम का, क्या वो रिजल्ट कंटेंट करेगा एलोकेशन एंड पास्ट फिगर्स का। तो इसका सही आंसर जाएगा रिजल्ट्स ऑफ फंड एंड सपोर्टिंग फिगर्स। जो फंड्स का रिजल्ट है और उसके सपोर्टिंग फिगर्स है वहीं दिखाए जाएंगे पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ULIP एडवर्टाइजमेंट शुड ओनली कंटेन द रिजल्ट ऑफ फंड्स ड्यूली सपोर्टेड बाय द रिलेटेड फिगर्स। सो ये थे आज के क्विज के सवाल। मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसे क्विज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्विज के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।